intestine. Large intestine, this is about 1.5 meters long, beginning at the caecum and the right iliac fossa and terminating at the rectum and anal canal deep in the pelvis. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो केशियम से स्टार्ट होके रेक्टम और एनल कैनल तक जाता है, ठीक है. उसका बिगिनिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट बताया और ये बताया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है. इट्स ल्यूमन इज़ लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट फॉर्म्स एन आर्क राउंड द कॉइल्ड अप स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एक आर्क बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग, ठीक है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके आसपास एक आर्क बनाता है ये. For descriptive purposes, the colon is divided into caecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस के लिए जो कॉलन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज़ द केशियम. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलन. ये फर्स्ट पार्ट है कॉलन का. इट इज़ द डायलेटेड रीजन विच हैज़ अ ब्लाइंड एंड inferiorly and is continuous with the ascending colon superior. inferiorly जो है उसका एक ब्लाइंड एंड होता है inferior स्ट्रक्चर में, ठीक है, inferior पोर्शन में. और जो superiorly it is connected with ascending colon. Just below the junction of two, the ileocal valve opens from the ileum. ठीक है. जहाँ पे ये कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, वहाँ पे एक इलियोकेशियल वॉल्व होती है जो इलियम में ओपन होती है. इलियम से जो लार्ज इंटेस्टाइन को जॉइंट है, दैट इज़ इलियोकेशियल वॉल्व, ठीक है. द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज़ अ फाइन ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो एक ट्यूब की फॉर्म में होती है, ठीक है. और ये क्या होती है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक साइड से बंद होती है. विच लीड्स फ्रॉम द केशियम. इट इज़ यूजुअली अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज द वॉल्स ऑफ कॉलन बट कंटेन्स मोर लिम्फॉइड टिश्यू. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये कॉलन के जैसा ही जितने कोलन का साइज़ होता है उतना ही लंबा होता है, बट इसमें क्या होता है, द मेन थिंग इज़ इसमें लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. लिम्फॉइड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं. सेकेंड इज़ द असेंडिंग कॉलन. दिस पासेस अपवर्ड्स फ्रॉम द केशियम टू द लेवल ऑफ लिवर where it curves acutely to the left at the hepatic flexure to become the transverse colon. ये क्या करता है, ये जहाँ पे केशियम ख़त्म होता है वहाँ से ये कर्व शेप में बना होता है जो असेंडिंग कॉलन है, ठीक है. तो acutely to the left at the hepatic flexure to become the transverse colon. और ये ट्रांसवर्स कोलन बना देता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ ट्रांसवर्स कोलन. सबसे पहले हमने कॉलन में पढ़ा कि जो कॉलन वाला पार्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट इज़ 1.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है. और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन. फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा द केशियम. केशियम जो होता है उसमें लिम्फॉइड टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो कॉलन जितनी ही होती है, ठीक है. उसके बाद जो है जहाँ पे केशियम जो है ख़त्म हो जाता है वहाँ से एक लूप बनी होती है असेंडिंग कॉलन, ठीक है. एक कर्व्ड लूप बनी होती है जो बनाती है असेंडिंग कॉलन को, और ये जो है ये कर्व होके उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन को फॉर्म करती है. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कॉलन के बारे में. दिस इज़ अ लूप ऑफ कॉलन which extends across the abdominal cavity in front of the duodenum and the stomach to the area of spleen
where it forms the splenic flexure and curves acutely downwards to become the descending colon. ये जो ट्रांसवर्स कॉलन की जो लूप है ये क्या करती है, ये एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी जितनी भी है उसमें फैली हुई होती है. ठीक है, एरिया जो स्प्लीन का एरिया है उसको कवर करती है. ठीक है, सो दैट कि वो स्प्लीनिक फ्लेक्चर बना सके. और ये इसकी जो कर्व है, जहाँ पे ये कर्व ख़त्म होती है वहाँ से डिसेंडिंग कॉलन जो है नेक्स्ट जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, द डिसेंडिंग कॉलन. दिस passes down the left side of abdominal cavity, then curves towards the midline. ठीक है, आफ्टर इट एंटर्स द ट्रू पेल्विस इट इज़ नोन एज द सिग्मॉइड कॉलन. ठीक है, अब ये क्या करती है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी से कर्व बनाती है सो दैट कि वो मिड लाइन को फॉर्म कर सके. ठीक है, मिडल लाइन बनाती है और ये क्या करती है, एंटर्स द ट्रू पेल्विस, पेल्विस में एंटर करती है और सिग्मॉइड कॉलन बना देती है. सिग्मॉइड कॉलन, दिस पार्ट डिस्क्राइब्स एन एस शेप्ड कर्व. अब ये जो सिग्मॉइड कॉलन होता है ये एस शेप्ड कर्व होती है. ठीक है, इन द पेल्विस, देन कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स टू बिकम द रेक्टम. ठीक है, सिग्मॉइड कॉलन जो होती है वो एस शेप्ड की होती है. ठीक है, और ये कंप्लीट होके रेक्टम के साथ कनेक्टेड होती है, रेक्टम के साथ जॉइंट होती है. रेक्टम, this is a slightly dilated section of the colon about 13 centimeter long. अब ये जो रेक्टम वाला पार्ट है ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है. इट लीड्स फ्रॉम द सिग्मॉइड कोलन एंड टर्मिनेट्स इन द एनल कैनाल. ठीक है, जो ये सिग्मॉइड कोलन से स्टार्ट होके एनल कैनाल तक जाके स्टॉप होती है. द एनल कैनाल, this is a short passage about 3.8 centimeter long in the adult and leads from the rectum to the exterior. ये एक शॉर्ट पैसेज है, 3.8 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है, एडल्ट्स में, और लीड्स फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटीरियर. ठीक है, रेक्टम से स्टार्ट होके बिगिन होके जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, जो एक्सक्रीशन वाला होता है एक्सटीरियर पार्ट, वहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है. Two sphincter muscles control the anus. The internal sphincter, consisting of smooth muscle fibers, is under the control of autonomic nervous system, and the external sphincter, formed by skeletal muscle, is under voluntary control. जो एनल कैनाल होता है इसमें दो तरह के स्फिंक्टर मसल्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल. ठीक है, जो इंटरनल मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल फाइबर्स के बने होते हैं और उनकी जितनी भी कंट्रोलिंग है, जो भी उनकी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम. बट जो दूसरे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो जो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं स्केलेटल सिस्टम के जो मसल्स हैं. ठीक है, वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, structure. The 4 layers of tissue described in the basic structure of gastrointestinal tract. 4 layers टिश्यूज़ की होती है जो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है. आर प्रेजेंट इन द कॉलन, द रेक्टम एंड द एनल कैनाल. The arrangement of longitudinal muscle fibers is modified in the colon. They do not form a smooth continuous layer of tissue but are collected into 3 bands called taenia coli. अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स इन द कॉलन, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ कि जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं फॉर्मिंग अ कॉन्टीन्यूस शीट, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं. ठीक है, टेनिया कोलाई होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है. रेक्टम, सर्कुलर फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स रिमूव्ड हो जाते हैं इसमें. लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, सर्कुलर फाइबर्स, एनल कॉलम्स, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. अब हमने जो जो पढ़ा है
लार्ज इंटेस्टाइन में देयर आर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है, जो एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेनिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद जो रेक्टम वाला पार्ट आता है, रेक्टम में सर्कुलर फाइबर्स होते हैं और उनके ऊपर से जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की जो लेयर होती है, शीट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। रेक्टम में सर्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब हम एनल कॉलम्स में जाते हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है, जिनको कंट्रोल करते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। बट जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं, दीज आर स्केलेटल मसल्स एंड आर कंट्रोल्ड बाय वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। अब एनल कॉलम्स में दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी होते हैं और सर्कुलर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कौन से पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की शीट बनी होती है जिसको हम टेनिया कोलाई बोलते हैं। रेक्टम में सर्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की जो शीट होती है वो रिमूव्ड होती है, ठीक है। एनल कॉलम्स में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं और उनमें दो तरह के स्फिंक्टर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये सारा जितना भी है ना, ये आपने खुद पढ़ना है, जो रिटन वाला पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट। और मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपने इसमें क्या पढ़ा, पढ़ के आना है सबने। ये वाला स्ट्रक्चर वाला ये मैं नहीं पढ़ा रही। ब्लड सप्लाई में क्या है नेक्स्ट? ब्लड सप्लाई में आर्टियल सप्लाई इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इन्फेरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। आर्टियल सप्लाई जो होती है सुपीरियर और इन्फेरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज के थ्रू होती है। Superior mesenteric artery supplies the caesium, ascending and most of the transverse colon। जो superior mesenteric arteries होती हैं वो कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? केशियम वाले पार्ट में, ascending colon में और कुछ हद तक ट्रांसवर्स कॉलन में भी ब्लड सप्लाई करती है ये। Inferior mesenteric artery supplies the remainder of the colon। जो बाकी का पार्ट रह गया कॉलन का उसमें सप्लाई करती है, एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। द डिस्टल सेक्शन ऑफ रेक्टम एंड द एनस आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरीज। प्रॉक्सिमल पार्ट का होता है कि थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है रेक्टम का उसमें इन्फेरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। बट जो डिस्टल सेक्शन होता है, ठीक है, रेक्टम का और एनल कैनाल का जो सेक्शन होता है, जो पार्ट है, उसमें ब्लड सप्लाई करते हैं इंटरनल इलियक आर्टरीज, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो ब्लड सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन्स। जो वेनस ड्रेनेज है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको ड्रेन आउट करती हैं सुपीरियर और इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन्स, विच ड्रेन ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स सप्लाइड बाय आर्टरीज ऑफ द सेम नेम्स। These veins join the splenic and gastric veins to form the portal vein. Veins draining the distal part of the rectum and the anus join the internal iliac veins। वो ये बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर और इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन्स हैं, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, सुपीरियर आर्टरीज जोन से पार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं, जो सुपीरियर वेन्स हैं उन्हीं पार्ट्स में से जो ब्लड को ड्रेन आउट करती हैं। इसी तरह जो इन्फेरियर मेसेंट्रिक वेन्स हैं उनका भी सेम ही फंक्शन होता है, वो भी जो रिमाइंडर ऑफ द कॉलन का पार्ट होता है और प्रॉक्सिमल पार्ट होता है रेक्टम का, उसमें से ब्लड को ड्रेन आउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम
and anal canal. The first function is absorption. अब इनके मेन functions क्या होते हैं? The contents of the ileum which pass through the ileocal wall into the caesium are fluid, even though some water has been absorbed in the small intestine. ठीक है, जो इलियम के कंटेंट्स होते हैं जो इलियोकल वॉल से पास होके केशियम में केशियम में पहुंच जाते हैं. तो उनमें से जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं. मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट देयर आर फ्यू कंटेंट्स जो रह जाते हैं. ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग जो कंटेंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है केशियम में. ठीक है, इवन दो सम वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The large intestine absorption of water continues until the familiar semi-solid consistency of feces is achieved. तब तक लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन तब तक होती है जब तक जो फेसेस की कंसिस्टेंसी है वो पूरी ना हो जाए. मतलब जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है फेसेस की, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. Mineral salts, vitamins and some drugs are also absorbed in the blood capillaries from the large intestine. जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं या फिर कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कोई पेन किलर ली होती है या कोई भी मेडिसिन ली होती है एंटीबायोटिक्स, तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है. ठीक है. माइक्रोबियल एक्टिविटी. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ हेविली कॉलोनाइज्ड by certain types of bacteria which synthesize vitamin K and folic acid. They include Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Streptococcus faecalis and Clostridium perfringens. ठीक है, ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो जिनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में. ठीक है, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो उनकी अगर कंसंट्रेशन अप एंड डाउन जाती है तो उसकी वजह से हार्म पहुंच जाता है. ठीक है, वो पैथोजेनिक हो जाते हैं. ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग हो जाते हैं. तो ये जो एंजाइम्स हैं, इकीरिया कोलाई हो गया, एंटेरोबैक्टर एरोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के और फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करवानी होती है. उनको सिंथेसाइज करवाना होता है, बनवाना होता है. ठीक है. दीज माइक्रोब्स आर कॉमेंसल्स इन ह्यूमन्स. ठीक है, दे मे बिकम पैथोजेनिक इफ़ ट्रांसफर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर वो किसी और बॉडी पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जा रहे हैं तब भी वो पैथोजेनिक होंगे. ठीक है, जो पार्ट में जो माइक्रोफ्लोरा है वो उसी पार्ट में अच्छा लगता है. ठीक है, अगर बाय चांस अगर लार्ज इंटेस्टाइन में से माइक्रोफ्लोरा जो उनका नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच और इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, सो इट बिकम्स पैथोजेनिक. ठीक है, समझ आ रहा है? may cause cystis if it gains access to the urinary bladder. वो कह रहे हैं कि अगर इकोलाई की जो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए अगर इकोलाई को किसी अनदर पार्ट में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सिस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है यूरिनरी ब्लैडर में. गैसेस इन द bowel consist of some of the constituents of air, mainly nitrogen, swallowed with food and drink, and as a feature of some anxiety states. Hydrogen, carbon dioxide and methane are produced by bacterial fermentation of unabsorbed nutrients, especially carbohydrate. Gases pass out of the bowel as flatus.
लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द फेसेस। अब जो डाइजेस्टेड जो हमने स्वैलोड फूड होता है उसमें कई बार क्या होता है, गैसेस के कंटेंट भी होते हैं, एयर होती है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जो गैस वाली होती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया। तो जब हम फूड के साथ उनको कंज्यूम करते हैं तो उनके जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फूड में मिक्स होके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उनकी भी उनको जो ये करवाते हैं, ब्रेक करवाते हैं, तो वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फेसेस होते हैं उनमें माइक्रोब्स का जो होता है बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स की कंपोजिशन। मास मूवमेंट, द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट एग्जिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एज इट इज़ सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इसमें नहीं होती, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब जो मसल्स हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ये सब कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। Only at fairly long intervals, about twice an hour, does a wave of strong peristalsis sweep along the transverse colon, forcing its contents into the descending and sigmoid colons. This is known as mass movement. कहते कि लॉन्ग इंटरवल्स में होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 2 बार जब क्या होता है, एक वेव सी लार्ज इंटेस्टाइन में पास होती है, उस वेव को, उस मूवमेंट को हम मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये होता कब है, जब फूड जो है स्टमक में एंटर कर जाता है तो उसको जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है कि जो फूड है वो स्टमक तक पहुंच गया है, ठीक है, जिस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में मास मूवमेंट्स होती हैं, एक वेव सी दौड़ती है, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया सबको? Is it clear to everyone? Yes, मैम माइक्रोबियल एक्टिविटी थोड़ा ओके, माइक्रोबियल एक्टिविटी में होता है कि जैसे माइक्रोब्स का आपने पढ़ा है ना, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है कि जैसे स्किन होती है, स्किन में अलग अलग माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्टमक है, लंग्स है, हार्ट, ब्रेन, इन सब पार्ट्स में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, अगर वो बाय चांस यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे हैं, गाल ब्लैडर में जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए वो उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वो सूटेबल है ना, उनको जैसे इन्वायरमेंट चाहिए, जैसी सराउंडिंग्स चाहिए, उनको वैसी सराउंडिंग्स मिलती हैं। बट अगर वो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी और ऑर्गन में जा रहे हैं, किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए वो पैथोजेनिक हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी में क्या करवाते हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो विटामिन के और फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, देयर फंक्शन इज़ टू सिंथेसाइज विटामिन के एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ? यस यस ओके, आगे बढ़ते हैं। Defecation. Usually the rectum is empty, but when a mass movement forces the contents of sigmoid colon
into the rectum, the nerve endings in its walls are stimulated by stretch. कहते हैं कि जो रेक्टम होता है वो यूजुअली एम्प्टी होता है, बट जब मास मूवमेंट होती है तो वो क्या करती है, सिग्मॉइड कॉलन को फोर्स करती है कि वो रेक्टम को जाके स्टिमुलेट करे, ठीक है, बाय अ स्ट्रेच. In the infant, defecation occurs by reflex action. However, sometime in the second or third year of life, the ability to override the defecation reflex is developed. In practical terms, this acquired voluntary control means that the brain can inhibit the reflex until such time as it is convenient to defecate. The external anal sphincter is under conscious control through the pudendal nerve. Thus, defecation involves involuntary contraction of the muscle of rectum and relaxation of internal anal sphincter. Contraction of abdominal muscles and lowering of diaphragm increase the intra-abdominal pressure and so assist the process of defecation. When defecation is voluntary, postponed, the feeling of fullness and need to defecate tends to fade until the next mass movement occurs and the reflex is initiated again. Repeated suppression of the reflex may lead to constipation. इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर बनता है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब मास मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो रेक्टम की नर्व वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सक्रीशन का जो प्रेशर है वो बनता है, ठीक है. बट कह रहे हैं कि अगर उस टाइम पे कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो रहा, अगर उस टाइम पे बंदा एक्सक्रीशन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी प्रेशर होता है, जो भी डिफेकेशन होती है वो सप्रेस हो जाती है, उस टाइम के लिए रुक जाती है. कितने टाइम के लिए, जब तक नेक्स्ट मास मूवमेंट ना हो जाए, उतने वक्त के लिए, ठीक है. तो ये जो है इन्फेंट्स जो हैं वो डिफिकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं एक्सक्रीशन को. इसमें ये बताया है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेसेस, ये वाला आप लोग पढ़ लेना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फेसेस में, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. फाइबर होते हैं, डेड एंड लाइव माइक्रोब्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, फैटी एसिड्स, म्यूकस सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ये सारा कुछ फेसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है. जितना भी एक्सक्रीटरी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी वेस्ट केमिकल्स होते हैं, वो सारा कुछ फेसेस में प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने एक्सक्रीट होना होता है. क्लियर है सबको? डन. Yes, ma'am. ओके.